अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपका मेज़बान नदीम अकरम। इजराइल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और हालत ये है कि उसका बाकायदा अमेरिका ने आगाह किया है कि अब ईरान से पंगा मत लेना, वरना आपका एक गलत फैसला बड़ी तबाही खड़ी कर सकता है और आपको नंगा कर सकता है। हम समझेंगे कि ये चेतावनी क्यों आई है और अमेरिका की तरफ से ये चेतावनी किसी छोटे मोटे आदमी ने नहीं दी है दोस्तों। डेविड बंस हैं जो कि CIA के चीफ हैं, मतलब दुनिया की सबसे खतरनाक जासूसी संस्था जो अपने जेब में 10-50 मौसाद को रख करके घूम सकती है। इसके अलावा हम वीडियो में ये समझेंगे कि इस चेतावनी का मतलब क्या है और इजराइल अपनी उस बेचैनी में कैसे जी रहा है जो इजराइल के ऊपर ईरान ने मिसाइल डाल करके कर दी, और किस तरह से हिजबुल्लाह, यमन, इराकी रेजिस्टेंस उसके साथ आसानी से खेल रहे हैं। ये सब आज डिस्कस करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और सच्ची पत्रकारिता को बचाने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए दोस्तों। सबसे पहले इस चीज को समझने की शुरुआत करते हैं विलियम बंस के उस बयान से जो अभी हाल ही में आया है। उस बयान में उन्होंने जो कहा कि अगर समय रहते समझदारी से काम नहीं लिया गया तो मिडल ईस्ट में संघर्ष बहुत बड़ा हो सकता है जो पूरे क्षेत्र में फैल जाएगा। और एक इंटरेस्टिंग चीज जिसकी तरफ हर वीडियो में जिक्र हो रहा है वो है ईरान। ईरान के बारे में कितनी समझ है, कितना ईरान पर भरोसा है या ईरान से कितनी बातचीत चल रही है, इस अंदाजा आप लगा सकते हैं कि विलियम वंस कह रहे हैं कि ईरान युद्ध नहीं चाहता और इजराइल भी युद्ध नहीं चाहता। इस कॉन्फिडेंस के साथ जैसे अपने दो बंदे नहीं, वो दोनों लोग नहीं लड़ेंगे, लेकिन समझदारी से काम लेने की जरूरत है। यह बयान उसने दिया है जो अपने आप में अपने आप को बताने के लिए काफी है कि हर गलत फैसला खतरा ला सकता है, इसलिए सोच समझ करके फैसला लें और निश्चित ही इजराइल ईरान के हमले का जवाब देने की रणनीति बना रहा है। तो खैर हम सब कह सकते हैं, लेकिन पहले हमने विलियम्स के उस दिशा में जीत की जो बातें कही जा रही हैं उस पर गौर करने की जरूरत है। इजराइल जिससे उसकी इज्जत बचाए और ईरान को भी नुकसान ना हो और बहुत बड़ा संघर्ष ना छिड़े, उनका कहना है हमारी इजराइल के साथ खुफिया साझेदारी है और मजबूत वायु रक्षा डिफेंस सिस्टम है और उसके बावजूद हम ईरान के हमले को रोकने में नाकाम रहे हैं। आप सोचो, जो एग्जैक्टली अमेरिका खुद कह रहा है, जो हमने पहले अपने वीडियो में कहा था कि अमेरिका और इजराइल मिलके इनके बीच में साझेदारी से इंटेलिजेंस शेयर करते हैं ताकि दूसरे के साथ में हिजबुल्लाह चीफ मारा गया तो उसका पता जो है वे हो सकता है। अमेरिका को पता चला हो कि उसने इनको बताया हो और एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत होने के कारण इस वीडियो के अगले हिस्से में समझेंगे कि ये एयर डिफेंस सिस्टम वैसे तो पहले मैंने आपको बताया था कि कितना पुराना पड़ चुका है, लेकिन ये कैसे फिसड्डी होता जा रहा है और किस तरह से इसका फायदा उठाया जा रहा है, इसको भी समझेंगे। उन्होंने कहा कि इससे यह पता चल रहा है कि ईरान की जो सैनिक क्षमताएं हैं वो कितनी ज्यादा हैं, यानी ईरान को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अमेरिका और इजराइल मिलके जब काम कर रहे हैं और उसका एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल हो गया तो अपने आप में सोचने की बात है कि यह भी कहा कि ईरान फिलहाल परमाणु हथियार नहीं बना रहा है। इसके साथ वे ये भी कह रहे हैं कि हां, एक हफ्ते के नोटिस पर वे हथियार बेस्ड यूरेनियम प्रोसेस कर सकता है। यूरेनियम के बारे में जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि यूरेनियम वो धातु है जो खनिज से मिलती है और यूरेनियम का बहुत जगहों पर इस्तेमाल होता है, लेकिन हथियार बनाने के लिए बहुत एक जो उस ग्रेड की जो यूरेनियम होती है वो बहुत रिफाइनरी यूरेनियम हथियार में इस्तेमाल होती है।
इसका कहना यह है कि एक हफ्ते के अंदर ईरान के अंदर एक कैपेसिटी की हथियार बनाने लायक तुरंत यूरेनियम तैयार कर लेगा। लेकिन अभी जो बीच में खबर आई थी कि इजराइल ने धमाका किया अंडरग्राउंड और वहां पर भूकंप आया वगैरह वगैरह, उसको लेकर विलियम वंस कुछ नहीं कह रहे हैं। उनका यह कहना है कि अब जो स्थिति है वे ये है कि गाजा संघर्ष पर समझौता करना मुश्किल हो गया है। अब कोई बातचीत नहीं हो पा रही है क्योंकि याह्या सिनवार जो हैं हमास के नेता, अब उन्होंने बातचीत करने से इनकार कर दिया है। वे किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये तो दुला बना हुआ था। इजराइल ने अपने आप को बहुत कुछ समझा रहा था क्योंकि उन लोगों को मार रहा था जो बम गिरा दे रहे थे अस्पतालों पर, बच्चों को, मासूम लोगों को कत्लेआम कर रहे थे। अब उन्होंने बात करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। तो बंधकों को छुड़ाने वाला जो मामला था वो एक तरह से ठंडे बस्ते में चला गया। एक समझौता कहीं बीच में बन जाए वे स्थिति खत्म हो गई है। और इसके साथ एक चीज और शुरू हो गई है। उत्तरी गाजा पट्टी से रॉकेट और मिसाइल के हमले होने लगे हैं। गाजा पट्टी अभी तक माना जा रहा था कि इजराइल ने कंट्रोल कर लिया है, उसको कुचल दिया है, उस पर कब्जा कर लिया है। गाजा पट्टी के भी ऊपर वाले हिस्से से जिस हिस्से को ये लोग समझ रहे थे कि हमने जीत लिया है, वहां से अभी 7 तारीख को जब बरसी हुई तो मिसाइलें चली। और ये जो चीजें हैं इसके साथ साथ वो कह रहे हैं इसका हल जो निकलेगा, विलियम पस ने कहा कि वो निकलेगा आपकी सूझबूझ से। इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी होगा, चौथा कोई रास्ता निकलेगा। इजराइल का रक्षा मंत्री योव गैलेंट ये कह रहा था कि यह ईरान का हमला हो गया है। रक्षा मंत्री अमेरिका के रक्षा मंत्री से बातचीत करने जा रहा था और वहां जाकर यह उनसे डिस्कस करने वाला था। देखिए, आप सोचिए कि इजराइल किस तरह से एक एक चीज को अमेरिका के साथ चल रहा है। आप समझिए तो अमेरिका जा रहा है मीटिंग करने के लिए, उधर से पेंटागन का बयान आता है कि अब उसकी यात्रा कैंसिल हो गई है क्योंकि इजराइल के विदेश मंत्री गैलेंट की जो यात्रा कैंसिल हुई उसे नेतन्याहू ने कह दिया है कि मत जाओ। क्यों नहीं जाओ? पहले एक बार में बाइडेन से बात कर लूं, यानी जब बाइडेन का रिस्पॉन्स आए तब जाकर के आप जाएं। ईरान पर हाथ डालूं तो कैसे डालूं, कहां डालूं? उसके न्यूक्लियर पर ठिकानों पर हमला करूं या उसके तेल क्षेत्र पर हमला करूं? अब हालत यह है कि एक एक कदम इजराइल को फूक फूक के उठाना पड़ रहा है। वहां पर जो विपक्ष है, नेता हैं इजराइल में, उन्होंने नेतन्याहू पर आरोप लगाया है कि गैलेंट की यात्रा को रोककर नेतन्याहू ने इजराइल की सुरक्षा से समझौता किया है। इधर ये सारी चीजें चल रही हैं, उसके बीच में आपको ये समझना पड़ेगा कि किस तरह से ये लड़ाई अब एक तरफा नहीं रह गई है। ये देखिए कि शेर का अगर आप शिकार करोगे तो ऐसे मान के चलो कि वो आपको मार भी सकता है, मतलब शिकारी का शिकार भी हो सकता है। जो आप अपने आप को पेड़ पर चढ़ करके बचा लेंगे वो तो अब मुमकिन होता हुआ दिखाई नहीं देता क्योंकि पुराने जमाने अब चले जाइए। जब भालू से आदमी शिकार करता था तो शेर के मुकाबिल जाहिर बात है बड़ा जानवर है। इजराइल तो उसमें नुकसान तो उठाना पड़ रहा है डेफिनेटली, लेकिन हिजबुल्लाह, हमास और जो इराक के रेजिस्टेंस ग्रुप और बाकी लोग मिलके बार बार सीरिया से भी उधर यमन भी हमले कर रहा है। हमले बड़े सटीक बैठ रहे हैं। अब वो वहां से जो मिसाइलें छोड़ते हैं, जहां गिराना है वहां गिरा लेते हैं। और कम से कम इस मामले में अभी हिजबुल्लाह ने हाल ही में मास्टरी हासिल कर ली है दोस्तों। इन्होंने पता लगा लिया है दरअसल कि जो इसका एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको कि तो डेविल्स आर्म है, एक एरो है जो बहुत तरीके से बम को रोकने में काम करता है,
और जिसकी सबसे ज्यादा धूम है वो है आयरन डोम। उसका तो तोड़ इन्होंने निकाल लिया है। क्या तोड़ निकाला है ये मैं थोड़ी देर में आप लोगों से डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी ये समझते हैं कि हिजबुल्लाह क्या कर रहा है। हिजबुल्लाह ने हाइफा एक जगह है इजराइल की, हाइफा में समझौता। हाइफा क्या है? दरअसल हाइफा इन्होंने 80 रॉकेट दाग दिए और बड़ी तबाही मचाई। इसके कई सारे वीडियो भी सामने आए मीडिया पर, और कुछ लोगों के घायल होने की, मौत की खबरें भी सामने आई। इजराइल ने भी स्वीकार कर ली कि हाइफा क्यों इंपॉर्टेंट है। हाइफा समझिए कि इजराइल का मुंबई है, और मुंबई से भी बड़ा कुछ इसलिए समझ लीजिए क्योंकि हाइफा वो जगह है जहां से हाइफा का इतिहास भारत से भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि पहला विश्व युद्ध जब हुआ था तो 1918 में हाइफा को जर्मन और ऑटोमन साम्राज्य के हमले से अपनी जान देकर भारत के सैनिकों ने, कई 500 सैनिकों की मौत हुई। वहां हुई थी जहां 500 या 5000 छुड़ाए गए थे। जर्मन तोपें थी और जर्मन के पास ऑटोमेटिक राइफल थी, और यहां हमारे हिंदुस्तान के नियत्ते लोग घोड़ों, केवरी घोड़ों पर सवार होकर भालों के साथ गए थे, और इन्होंने उनको भेद भेद करके मारा था, हाइफा को आजाद कराया था। और ये एक इतिहास में बड़ा योगदान है। जो 3 मूर्ति चौक दिल्ली में नेहरू जी की सारी निशानियां मिटाई जा रही हैं, तो नेहरू जी का जो 3 मूर्ति भवन के सामने 3 मूर्ति चौक पड़ता है, उसका नाम भी मोदी जी ने बदलकर कुछ हाइफा चौक वगैरह भी हाल ही में किया है। खैर, उसकी बड़ी अहमियत इसलिए है क्योंकि वहां 50% से ज्यादा समुद्री व्यापार उसी पोर्ट से होता है। इजराइल का सबसे बड़ा पोर्ट है। उस पोर्ट सिटीज पर रह रहकर के हिजबुल्लाह रॉकेट बरसा रहा है। उसके लिए काम आसान इसलिए पड़ता है क्योंकि हिजबुल्लाह का जो इलाका है यानी साउथ लेबनान, वहां से हाइफा पास में है। अब खेल कैसे कर रहा है आप ऐसे समझें कि आपको कमजोरियां समझनी पड़ेंगी। इसके आयरन डोम सिस्टम की, जो आयरन डोम सिस्टम की कमियां हैं उसके बारे में यह बताया जा रहा है कि यह बड़ा कमजोर सा सिस्टम है, और सिस्टम में बड़ी आसानी से उसको फूल किया जा सकता है, उसको उल्लू बनाया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? उनका कहना यह है कि आपको याद होगा कि पिछले दिनों में एक इजराइल के साउथ में इन्होंने नॉर्थ साउथ में एयर स्ट्राइक की थी। ईरान ने उसकी एयरवेज को उड़ा दिया था। कैसे कि दरअसल क्या कि $1 लाख एक मिसाइल में लगता है। किस मिसाइल में? जो आपके आयरन डोम के अंदर लगी होती है। आयरन डोम में सारा गोल कर रहा हूं, ऐसा कुछ गोल नहीं होता कि वो अलग अलग ट्रक में होते हैं जिनके ऊपर रॉकेट मिसाइलें वगैरह लगे होते हैं, रडार लगे होते हैं, वो कोऑर्डिनेट तरीके से काम करते हैं। तो उन ट्रकों के ऊपर से ये मिसाइल लदी होती है। इन्होंने बहुत सारे खड़े कर दिए हैं। कहीं से भी कोई भी अगर विमान दिखे तो उसे मार गिराओ। दिक्कत ये आती है कि आयरन डोम के साथ में इसकी जो क्षमता है, इसके जो रडार हैं, उसकी कैपेसिटी है। कैपेसिटी ऐसे कि भैया एक बार में वे एक सीमित संख्या में ही सामने से गुजरने वाले रॉकेट वगैरह को इंटरसेप्ट कर सकता है। ऐसा नहीं कि अपने एक साथ 50 भेज दिए तो 50 को इंटरसेप्ट कर ले, ये नहीं कर पाता। दूसरा वो कि एक छतरी तो होती है। अब पता चला कि वे एक जगह डिटेक्ट है, एक्टिवेट दिखी, तो इनका जो बैटरी लगी हुई है इसकी वे पूरी की पूरी उस तरफ मोड़ दी जाती है। किसी आयरन डोम में तोप खाना समझ लीजिए कि तोप गाड़ी समझ लीजिए, बैटरी बराबर बोलने से दिक्कत होगी। तो तोप गाड़ी है जो वो उस दिशा में घूम जाती है और वहां पर वे मिसाइल फेंक रही होती है। तो ये इस तरीके से काम करती है, जिसकी लगभग कीमत की बात की जाए तो $1 लाख है, यानी भारत के 5 लाख रुपए, और ये जो ना 15,000 के बराबर है। 30-40 रॉकेट छोड़ देते हैं एक साथ। जब रॉकेट छोड़ते हैं तो इनका जो आयरन डोम है उसमें बिजी हो जाता है। फिर इसको वहां जो टारगेट करना है वहां पर बड़ी सी मिसाइल गिरा देते हैं।
इसी तरीके से वहां भी यमन से खेल कर रहे हैं। इसी तरीके से हर तरफ से अब ईरान ने यह तोड़ निकाल लिया है। और याद कीजिए, जब साउथ में इजराइल में जो मिस्र सीमा है इनका एयरबेस उड़ाया था, उसके बाद से सब सीख गए, तो इनका आयरन डोम है वो लल्लू डोम बन गया है। वो जहां चाहे बम गिरा रहे हैं। 1050 दिवाली के रॉकेट टाइप के तरफ से छोड़े गए उनका सिस्टम है, उनको गिराने में लग गया है। 5000 से ज्यादा 85 लाख की मिसाइल छोड़ रहे हैं। उसमें वो मिसाइल छोड़ने की भी क्षमता है। एक साथ में 20 से 25 छोड़ देते हैं, हजारों आ रहे 85 लाख की मिसाइल दिवाली का रॉकेट गिरा रही है। इसमें फंसा के इनको बकायदा डैमेज कर रहे हैं। और उस डैमेज को करते करते अब स्थिति ये आ गई है दोस्तों कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें, जाएं तो जाएं कहां। क्योंकि नेतन्याहू ने हर तरफ फ्रंट खोल लिए। जिस गाजा को, जिस हमास को ये मान रहे थे कि हमने कुचल दिया है, वे हमास फिर से सिर उठाने लगा है, रॉकेट हमले करने लगा है। इधर हिजबुल्लाह की तरफ से एक बड़ा बयान आया है, जो उनका डीप था हिजबुल्लाह का, बल्कि हिजबुल्लाह की तरफ से बयान नहीं आया है। खुद नेतन्याहू ने कहा था कि हिजबुल्लाह में जो नसरुल्लाह के बाद जिसको चीफ बनाना था, वे आदमी भी मार दिया गया है। इन्होंने ऐलान किया, नेतन्याहू ने अब इनके ही डिफेंस चीफ ने, आईडीएफ जो चीफ है, उसने ये कहा कि जानकारी गलत है। अभी हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि नंबर 2 मर गया है। उधर हिजबुल्लाह की तरफ से कुछ लोगों ने बयानात दिए हैं, जिम्मेदार लोगों ने भी। भाई साहब, हमारे यहां कोई मरा जिया नहीं है, पहली चीज। और जो मर गया है उसका कमांड सिस्टम हमारे यहां तैयार है। हम हेडलेस नहीं हैं। हमारे यहां ऐसा नहीं है कि एक आदमी मर गया तो हम काम बंद कर दें। इसलिए हम लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। अब क्या होता है कि बीच में इजराइल को कोई नहीं सूझता तो किसी न किसी को शहीद करने का काम कर देता है। इलाका खाली कर दो, बम गिराता जा रहा है, अपनी बनाया रहता है और अपनी अना में जी रहा है, हवा से बम गिरा रहा है। और यही सिस्टम जो है हिजबुल्लाह ने शुरू कर दिया है। हूथी कह रहे हैं, चाहे हमास कर रहा हो, इराक वाले हों या सीरिया वाले, इन हमलों को सेंसर किया जा रहा है। यानी कहीं भी हाइफा की कोई तस्वीर आपके पास नहीं आई है, सिर्फ वो बम गिरते हुए कुछ तस्वीर आ गई है। कुछ एक मीडिया ने कुछ टूटे हुए, कुछ फ्लैट खिड़कियां और तमाम चीजें दिखाई होंगी। आपको जानकारी नहीं मिल रही है। अगर लोग मर भी जा रहे हैं तो हमको कोई बताने वाला नहीं है। वेस्टर्न मीडिया भी नहीं बता पा रहा है, क्यों कोई नहीं बता रहा। अल जजीरा वगैरह के दफ्तर जहां उनको ज्यादा लग रहा था रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उसको भी बंद कर दिया गया है। अल जजीरा भी बहुत ज्यादा खोल कर तमाम एक्टिविस्ट की तरह रिकॉर्डिंग, माफ कीजिए, रिपोर्टिंग वहां से कर नहीं पा रहा है। जो कुल मिलाकर ये जो सीन है, इस सीन को अगर आप समझें तो हमने आपको पिछले अपने वीडियो में बताया था। 2-3 दिन पहले एकदम सिचुएशन वही है। सोचिए, अमेरिका और इजराइल मिलकर लगे हुए हैं इस बात में कि किस तरह से हम ईरान को जवाब दें, और जवाब भी देना है तो ऐसा देना है कि युद्ध ना छिड़ जाए। भाई हल्का फुल्का देना, क्योंकि विलियम बंस ने साफ कह दिया है कि इसका नुकसान अमेरिका को भी उठाना पड़ेगा। अगर ईरान पर सीधे हाथ डाला तो एक गलत डिसीजन सिर्फ इजराइल के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। अब नेतन्याहू थोड़ा सा सहमा हुआ है, दिखाई दे रहा है, और जो सिचुएशन है उसमें अब आने वाले दिनों में नेतन्याहू ईरान पर कुछ करे ना करे, इसकी प्लानिंग तो वह कर रहा है। विलियम बंस ने भी कह दिया है कि मैंने भी आपको कह दिया था पले, लेकिन ये जो कदम है ये क्या होगा, पहली चीज। दूसरा, उसके जवाब में जो होगा नेतन्याहू बर्दाश्त कर पाएंगे।
अभी 500 रॉकेट छोड़ दिए। एक साथ 500 रॉकेट में समझ लीजिए फर्जी वाले कितने होंगे, लेकिन अगर हाइफा डिस्टर्ब होता है तो एक बड़ा धक्का लगेगा। इजराइल की राजधानी तेल अवीव भी बार बार निशाने पर आ रही है। निशाने पर इसलिए आ रही है क्योंकि वे लगातार उधर से वो नजदीकी पड़ती है। ऊपर से इजराइल की ये जो सिचुएशन है इजराइल के लिए खतरनाक होती जा रही है। इसलिए नेतन्याहू किंग कर्तव्य विमूव, क्या करें क्या ना करें, कैसे करें, अमेरिका ज्यादा उनकी मदद नहीं कर पा रहा है। और ये जितने लोग थे जो चारों तरफ से चौधरी इजराइल को खेलने के लिए ईरान ने तैयार किए थे, अब अपना रोल बढ़िया से निभा रहे हैं। और इनका जो आयरन डोम है वे फेल सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से वो डिच करते हैं आयरन डोम की और भी कमियां हैं। आयरन डोम को हैक किया जा सकता है, टेक्निकली साइबर वॉर में भी वे निशाना बनाया जा सकता है। उसको ऐसा बहुत सारी कमियां हैं, उनको भी दुरुस्त करना है। डिस्टर्ब करके आयरन डोम को बेकार किया जा सकता है। ऐसे में बहुत सारी चीजें आयरन डोम की सामने आई हैं जो अभी पत्ते नहीं खुले। मैंने आपको बताया था कि वीडियो में किसी तरह से ईरान के पास इतनी ज्यादा पावर है क्षेत्र में, साइबर क्षेत्र में, आपको इलेक्ट्रॉनिक वार में भी वो पूरी तरीके से हरा सकता है। अपनी तरफ से एक बार कोशिश करें और ये सब इनका एयर डिफेंस सिस्टम ढा सकता है। अब फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा, जैसा विलियम्स वंस ने कहा कि ये बहुत जरूरी हो गया है इजराइल के लिए अगर उसे जिंदा रहना है। लेकिन कोई चाह रहा है कि क्या वे जिंदा रहे, बड़ा सवाल है, क्योंकि उसकी अब तक की करतूतें बेहद खतरनाक हैं और ये तमाम चीजें लोगों के सामने आ रही हैं। अब मैंने जो पहले जंग की शुरुआत में कहा था कि अगर किसी का जनाजा निकलेगा तो वो बेंजामिन नेतन्याहू और जो बाइडेन होगा। उसकी जासूसी विभाग के सबसे बड़े हेड ने भी ये खुलासा कर दिया कि नेतन्याहू हर मोर्चे पर फंस चुका है, लेबनान में उलझ चुका है। अब तो सीधे सीधे मिसाइलें गिर रही हैं। उन मिसाइलों की तस्वीर को छुपाने का काम भी किया जा रहा है, जिसका खुल करके जिक्र कर दिया गया है। ऐसी तमाम रिपोर्ट्स आपके सामने बारीकी से रखता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।